जी, तो नेक्स्ट न्यूमेरिकल है 1.6। इसमें वो कह रहे हैं व्हाट आर द डायमेंशंस एंड यूनिट्स ऑफ ग्रेविटेशनल कांस्टेंट कैपिटल जी इन द फॉर्मूला। ये सामने फॉर्मूला आपको नजर आ रहा है फोर्स ऑफ न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन से, फोर्स बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स ऑफ मैसेज m1 एंड m2। वो फॉर्मूला आपके सामने है। सबसे पहले तो हम इक्वेशन को रीअरेंज कर लेते हैं। हमने दो चीज़ें फाइंड करनी है। सबसे पहले तो ये इक्वेशन हमने लिख दी जी m1 m2 डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। डायमेंशंस ऑफ जी निकालना है और यूनिट्स ऑफ जी निकालने हैं। करना हम क्या कर सकते हैं, बड़ा ही आसान है। आर स्क्वायर को यहाँ एफ से मल्टीप्लाई कर दिया, m1 और m2 को नीचे डिवाइड कर दिया, तो देखें जी का फॉर्मूला आपके सामने ये आ जाएगा एफ आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय m1 m2। अब अगर हम जी की डायमेंशंस निकालना चाहते हैं तो बड़ा ही आसान है। ऊपर फोर्स की डायमेंशन आ जाएगी, लेंथ की डायमेंशन का स्क्वायर कर लेंगे क्योंकि आर रेडियस डिस्टेंस होता है और डिस्टेंस की डायमेंशन वही होती है जो लेंथ वाली होती है। नीचे मैस की डायमेंशन m1 में भी m और m2 में भी मैस की डायमेंशन। तो ये हम काम करेंगे। ये मैं अब सॉल्व आपको करवा देता हूँ, बड़ा सिंपल है ये। देखिए दो तरीके हैं, एक तो आप एफ एल m1 और m2 की डायमेंशंस लिख दें। वैसे मोस्टली फोर्स की डायमेंशन आपको जुबानी भी याद होती है, लेकिन अगर जुबानी डायमेंशन याद ना हो तो बड़ा आसान है। पहले आप किसी भी क्वांटिटी जिसकी डायमेंशन आप निकालना चाहते हैं, आप उसको बेस यूनिट्स की फॉर्म में लिख लें। जब आप बेस यूनिट्स बना लेंगे तो डायमेंशंस निकालना बड़ा ही सिंपल हो जाता है। वो मैं आपको अभी बताता हूँ कैसे। देखिए सोल्यूशन तो हमारा शुरू हो गया था यहां से जी। अब मैं एक काम करने लगा हूं, मैं सबके बेस यूनिट्स पहले लिखता हूं, या मैं लिख देता हूं इन टर्म्स ऑफ बेस यूनिट्स। सबसे पहले बेस यूनिट्स की फॉर्म में मैं लिखने लगा हूं। बेस यूनिट्स की फॉर्म में आपके पास ऊपर फोर्स के आ जाएंगे किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये फोर्स के बेस यूनिट्स होते हैं। डिस्टेंस की जगह आ जाएगा मीटर का स्क्वायर। आर स्क्वायर था ना, तो आर का यूनिट क्या होगा, लेंथ वाला यानी मीटर, और आर का स्क्वायर था तो मीटर का भी स्क्वायर आ गया। नीचे दोनों मैसेज हैं तो दोनों की जगह केजी और केजी आ जाएगा। अब आप देखें एक केजी तो इस केजी से कैंसिल हो गया, अब नीचे एक केजी बच गया, वो ऊपर जाके केजी का इनवर्स हो जाएगा, केजी इनवर्स। साथ एक मीटर पहले से है और मीटर का स्क्वायर भी है, तो ये इस तरह से मीटर का क्यूब बन जाएगा और सेकंड की पावर -2 यहाँ पे लिखी आ गई। अब आप बड़ी आसानी से डायमेंशन बना सकते हैं। डायमेंशन कैसे बनाएंगे, कैपिटल जी लिखा और साइड पे ऐसे स्क्वायर ब्रैकेट्स आपने लगा दी। केजी मैस का यूनिट है, इसकी डायमेंशन होगी कैपिटल एम इनवर्स। मीटर लेंथ का यूनिट है, उसकी डायमेंशन कैपिटल एल, उसका क्यूब आ गया। सेकंड टाइम का यूनिट है तो उसकी डायमेंशन कैपिटल टी और इसकी पावर -2। इस तरह से आपने इनको स्क्वायर ब्रैकेट्स में लिख लेना है। तो ये आपने ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की डायमेंशंस निकालनी। दूसरे पार्ट में वो कह रहे हैं कि आपने यूनिट्स निकालने हैं ग्रेविटेशनल कांस्टेंट के। हालांकि इससे पहले हम ग्रेविटेशनल कांस्टेंट के बेस यूनिट्स की फॉर्म में यूनिट निकाल चुके हैं, लेकिन आप दूसरी फॉर्म में भी, डेराइव यूनिट्स की फॉर्म में भी निकाल लें, वो भी अच्छा है। तो अब मैं यही काम करने लगा हूं। आप ये फॉर्मूला देखें, फॉर्मूला में कैपिटल जी का जो फॉर्मूला है, या हम यहाँ पे एक छोटी सी स्टेटमेंट लिख देते हैं, यूनिट्स ऑफ ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। देखिए फोर्स का यूनिट क्या होता है, न्यूटन, उसकी जगह न्यूटन आ गया। डिस्टेंस का यूनिट मीटर, मीटर का स्क्वायर है यहाँ पे। नीचे मैस का यूनिट केजी, तो नीचे केजी का स्क्वायर आ जाएगा क्योंकि दो मैसेज थे। तो इस तरह से आपके पास आ जाएगा न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। तो ये हमारे पास दूसरा आंसर आ गया, यूनिट्स ऑफ जी।
राइट। तो ये था आपका न्यूमेरिकल 1.6। अब हम मूव करते हैं न्यूमेरिकल 1.7 की तरफ, जिसमें वो कह रहे हैं शो दैट द एक्सप्रेशन वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस ए टी, ये आप जानते हैं फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन है, इज डायमेंशनली करेक्ट। हमने साबित करना है कि ये इक्वेशन डायमेंशनली करेक्ट है, यानी लेफ्ट हैंड साइड पे जो डायमेंशन आ रही है वही राइट हैंड साइड पे डायमेंशन बन रही है या नहीं, ये चीज हमने साबित करनी है। वेयर वी आई इज द वेलोसिटी एट टी इज इक्वल टू 0, आप जानते हैं इनिशियल वेलोसिटी है, ए इज एक्सेलरेशन, वी एफ इज द फाइनल वेलोसिटी एट टाइम टी, ये सारा कुछ हम पहले से जानते हैं। सबसे पहले तो आपके पास यहाँ पे फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन है बेसिकली, और क्या है, इनिशियल वेलोसिटी है, फाइनल वेलोसिटी है, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, ये सारी वही पुरानी चीज़ें हैं जो हम पहले से जानते हैं जी। डायमेंशंस ऑफ लेफ्ट हैंड साइड पहले हम कर लेते हैं, लेफ्ट हैंड साइड के डायमेंशंस निकाल लेते हैं। देखें लेफ्ट हैंड साइड में क्या है, फाइनल वेलोसिटी है, तो डायमेंशंस का मतलब है इसको स्क्वायर ब्रैकेट्स में लिख दिया। अब फाइनल वेलोसिटी है या इनिशियल वेलोसिटी है, डायमेंशन तो वही होगी। अब वेलोसिटी का यूनिट होता है मीटर पर सेकंड, तो फिर इसकी डायमेंशन क्या होगी, मीटर की जगह लेंथ का एल आ गया और सेकंड की जगह टाइम का कैपिटल टी आ गया, तो इसकी डायमेंशन होगी एल टी इनवर्स। तो ये तो आपने लेफ्ट हैंड साइड की डायमेंशंस निकाल ली। अब आप राइट हैंड साइड की डायमेंशंस भी निकाल सकते हैं। देखिए राइट हैंड साइड पे दो टर्म्स थी, दो टर्म्स कौन कौन सी हैं, एक तो वी आई है और दूसरा ए और टी है, ए टी। अब वी आई की डायमेंशन कैसे जाहिर करेंगे, ऐसे स्क्वायर ब्रैकेट्स लगा लें, ए इंटू टी की डायमेंशन भी ऐसे स्क्वायर ब्रैकेट्स लगा के आप शो कर सकते हैं। अब इनिशियल वेलोसिटी या फाइनल वेलोसिटी डायमेंशन तो इनकी वही होगी, यानी एल टी इनवर्स। अब दूसरी टर्म आप देखें उसमें एक्सेलरेशन है, एक्सेलरेशन का यूनिट होता है मीटर डिवाइडेड बाय सेकंड का स्क्वायर, यानी एल डिवाइडेड बाय टी का स्क्वायर। तो एक्सेलरेशन की डायमेंशन हो जाएगी एल डिवाइडेड बाय टी का स्क्वायर, यानी टी की पावर -2, और साथ टाइम है, टाइम की डायमेंशन कैपिटल टी आ गई, स्क्वायर ब्रैकेट्स में आपने लिख दिया। अब आप गौर करें टी की पावर -2, पहली टर्म तो मैं ऐसे ही लिख लेता हूं, और दूसरी टर्म में टी की पावर -2 है और एक तरफ टी की पावर +1 है, तो बाकी क्या बचेगा, टी की पावर -1। -2 में 1 ऐड हो गया तो आपके पास -1 बच गया। अब आप देखें ये दोनों डायमेंशंस बिल्कुल सेम है, एल टी इनवर्स, इनको ऐड करने का कोई मतलब नहीं है। असल में हमने यही साबित करना होता है कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड पे जितनी भी टर्म्स हैं उन सब की डायमेंशन सेम आ रही है कि नहीं। देखिए इसकी भी डायमेंशन वही है, ये जो दूसरी टर्म थी उसकी भी डायमेंशन वही है, तीसरी टर्म की डायमेंशन भी वही है। सो साबित हो गया दैट दिस इक्वेशन इज डायमेंशनली करेक्ट या डायमेंशनली कंसिस्टेंट। तो नीचे आप ये एक छोटा सा स्टेटमेंट लिख देंगे, सो गिवन इक्वेशन इज डायमेंशनली करेक्ट, ये आपने साबित कर दिया। अब हम मूव करते हैं अपने नेक्स्ट न्यूमेरिकल की तरफ। नेक्स्ट न्यूमेरिकल है न्यूमेरिकल नंबर 1.8। इसमें वो क्या कह रहा है, इसमें हमसे वो एक इक्वेशन बनाने की डिमांड कर रहा है। वो कह रहा है द स्पीड v ऑफ साउंड वेव्स थ्रू अ मीडियम मे बी एज्यूम्ड टू डिपेंड अपॉन, किन चीजों में डिपेंड कर रही है, डेंसिटी ऑफ मीडियम, डेंसिटी को रो से जाहिर कर रहा है, एंड इट्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। हम जानते हैं इलास्टिक मॉडुलस या मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी एक रेशो है स्ट्रेस और स्ट्रेन के दरमियान। ये आगे चल के हम इसके डायमेंशंस भी निकालेंगे, विच इज द रेशो ऑफ स्ट्रेस टू स्ट्रेन, बल्कि उसने बता भी दिया डिड्यूस बाय द मेथड ऑफ डायमेंशंस। हमने डायमेंशनल एनालिसिस या डायमेंशंस के मेथड से एक फॉर्मूला बनाना है स्पीड ऑफ साउंड के लिए। जो इनिशियल चीजें हम जानते हैं वो हम डेटा की फॉर्म में यहाँ लिख लेते हैं। सबसे पहले तो आपके पास आ जाएगा स्पीड ऑफ साउंड डिपेंड्स अपॉन डेंसिटी ऑफ मीडियम रो इलास्टिक मॉडुलस ई, ये सारा कुछ उसने बताया हुआ है। डिटरमिन द फॉर्मूला फॉर स्पीड ऑफ साउंड, ये हमने फाइंड करना है।
अब आप देखें, एज गिवन द फॉर्मूला फॉर द स्पीड ऑफ साउंड v विल बी ऑफ द फॉर्म रो की पावर a एंड e की पावर b। असल में जब हमें वो बता दे कि एक कोई भी क्वांटिटी है वो कुछ चीज़ों पे डिपेंड कर रही है, तो डायमेंशनल एनालिसिस का तरीका ये है कि हमने जिन जिन क्वांटिटीज़ की डिपेंडेंस उसने बताई है उनकी कोई ना कोई पावर हमने लेके प्रोपोर्शनैलिटी के साथ उसको जाहिर कर देना है। यानी हमने v इज प्रोपोर्शनल टू रो की पावर भी कोई ना कोई ले ली और कैपिटल E यानी मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी की भी कोई ना कोई पावर हमने फर्ज कर ली b। अब आगे चल के डायमेंशंस के मेथड से हम इन दोनों पावर्स यानी a और b की वैल्यूज निकालेंगे। वो कैसे निकालेंगे अभी हम देखते हैं। देखिए, जब आप प्रोपोर्शनैलिटी को खत्म करें तो एक कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी आता है, वो हमने यहाँ पर मेंशन कर दिया। इस तरह से इक्वेशन 1 आपके पास आ गई। अब हमने क्या करना है, अब हमने a और b की वैल्यूज निकालनी है। जैसे मैं आपको पहले बता रहा था, ये वैल्यूज कैसे निकालेंगे, ये वैल्यूज निकालने के लिए हमें रो और e की डायमेंशंस निकालनी पड़ेंगी। v की डायमेंशन तो पहले ही आप जानते हैं, वेलोसिटी की डायमेंशन LT इनवर्स अभी पिछले न्यूमेरिकल में हमने पुट की है, लेकिन यहाँ पे रो की डायमेंशन आपके लिए निकालना ज़रूरी है। तो मैं यहाँ पर रो की डायमेंशन लिखने का तरीका क्या होता है, स्क्वायर ब्रैकेट्स में ऐसे लिख दें। तो डायमेंशंस ऑफ रो यानी डेंसिटी। अब डेंसिटी होती क्या है, मैस पर यूनिट वॉल्यूम। तो ऊपर मैस की डायमेंशन आ जाएगी और नीचे वॉल्यूम की डायमेंशन आ जाएगी। तो इस तरह से मैस की डायमेंशन m ही रहेगी और वॉल्यूम की डायमेंशन लेंथ इंटू विड्थ इंटू हाइट। वॉल्यूम का यूनिट्स होते हैं मीटर का क्यूब, तो इसकी डायमेंशन होगी L का क्यूब। जब ये ऊपर आएगा तो L की पावर -3 हो जाएगी। तो इस तरह से ये मैंने डेंसिटी की डायमेंशंस लिख दी। अब मैं यहां पर इलास्टिक मॉडुलस की डायमेंशंस लिखने जा रहा हूं। इलास्टिक मॉडुलस की डायमेंशन लिखने के लिए एक बात जहन में रखिएगा कि इलास्टिक मॉडुलस की जो डायमेंशन है ये स्ट्रेस की डायमेंशन और स्ट्रेन की डायमेंशन का रेशो है। लेकिन एक बात जहन में रखें कि स्ट्रेन जो है ना, ये एक जैसी क्वांटिटीज की रेशो होती है। अब यहां पर मैं स्ट्रेन के बारे में कह सकता हूं कि दिस इज चेंज इन वॉल्यूम डिवाइडेड बाय ओरिजिनल वॉल्यूम, और चेंज इन वॉल्यूम का यूनिट भी वॉल्यूम वाला आएगा, ओरिजिनल वॉल्यूम का यूनिट भी वही क्यूबिक मीटर आएगा। दोनों के यूनिट्स कैंसिल हो गए, तो इसका मतलब है स्ट्रेन का कोई यूनिट नहीं बचा। इसका मतलब है स्ट्रेन की कोई डायमेंशन भी नहीं है। तो ये बात तो तय हो गई कि स्ट्रेन इज डायमेंशनलेस क्वांटिटी। लेकिन अगर आप स्ट्रेस की बात करें तो स्ट्रेस का जो फॉर्मूला होता है वो होता है फोर्स पर यूनिट एरिया। तो फिर इसकी डायमेंशन भी क्या होगी, फोर्स की डायमेंशन डिवाइडेड बाय एरिया की डायमेंशन। अब वो डायमेंशन मैं यहां पर आपको निकाल देता हूं, वो डायमेंशन हम यहां करके निकाल लेते हैं। वो डायमेंशन कैसे आएगी, बड़ा सिंपल है। फोर्स की डायमेंशन इससे पहले न्यूमेरिकल्स में हम निकाल चुके हैं, ML की पावर -2, और नीचे एरिया की डायमेंशन लंबाई ज़रब चौड़ाई यानी लेंथ का स्क्वायर। एरिया का यूनिट होता है मीटर का स्क्वायर और उसकी डायमेंशन होगी L का स्क्वायर। तो नीचे L का स्क्वायर आ गया। अब एक L कैंसिल हो गया और फाइनली आपके पास क्या बचेगा, देखिए एक L कैंसिल हो गया, तो आपके पास जो फाइनल डायमेंशन बची है वो है ML इनवर्स T की पावर -2। ये किसकी डायमेंशन है, स्ट्रेस की। अब आप गौर करें, स्ट्रेन की तो कोई डायमेंशन है नहीं, तो जाहिर बात है जो स्ट्रेस की डायमेंशन है वही इलास्टिक मॉडुलस की डायमेंशन होगी। फिर ये चीज अब आपने माइंड में रखनी है। अब मैं थोड़ा सा आगे मूव करता हूं ताकि हम इसको कंप्लीट कर सकें। अब हमने इक्वेशन 1 में ये सारी की सारी डायमेंशंस पुट कर देनी है। इक्वेशन 1 है क्या, इक्वेशन 1 ये है, ये v वाली इक्वेशन। देखिए इक्वेशन 1 में लेफ्ट हैंड साइड पे वेलोसिटी की डायमेंशन आ जाएगी LT इनवर्स, और राइट हैंड साइड पे कांस्टेंट लिखा हुआ था, हम भी एज इट इज लिख लेते हैं कांस्टेंट, और
रो की डायमेंशन क्या है, यहां पे हम रो की डायमेंशन लिखेंगे m l की पावर -3, इस सारे की पावर a है, इस सारे की पावर a है। इसी तरह फिर इसके बाद आएगी इलास्टिक मॉडुलस की डायमेंशन, और इलास्टिक मॉडुलस की डायमेंशन क्या है, मैंने अभी आपको बताया, वही डायमेंशन है जो स्ट्रेस की डायमेंशन है, एम एल इनवर्स टी की पावर -2 और इसकी पावर b है। अब इसको हमने सिंप्लीफाई ही करना है, मैं यहां पर थोड़ा पार्टीशन कर देता हूं एक छोटी सी, और आगे चल के हम सिंप्लीफाई करते जाते हैं। देखिए लेफ्ट हैंड साइड पे एज इट इज एल टी इनवर्स, राइट हैंड साइड पे थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। देखें अगर मैं इनको ओपन करके लिखूंगा, अगर ओपन करके लिखूंगा तो यहां m की पावर a है और यहां m की पावर क्या है, b, और ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, m की पावर a और m की पावर b आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो m की टोटल पावर यहां पे क्या हो जाएगी, m की पावर यहां पे हो जाएगी a प्लस b। अब हम आते हैं l की तरफ। l की पावर जो है वो एक जगह तो -3 है यहां पे, लेकिन जब a भी इसके साथ शामिल होगा तो -3a हो जाएगी इसकी पावर, और यहां पे l की पावर -1 और साथ b भी शामिल हो जाएगा तो बन जाएगी -b। तो इस तरह से l की पावर टोटल आपके पास हो जाएगी, l की पावर हो जाएगी -3a -b, -3a -b। इसके बाद t बच गया। t पहली वाली ब्रैकेट में तो नहीं है, लेकिन दूसरी वाली ब्रैकेट में, यानी यहां पे t है, यहां पे, और इसकी पावर -2 अंदर है, जब ऊपर वाली b को भी शामिल करेंगे तो -2b हो जाएगी। तो इस तरह से t की पावर -2b यहां पे हम लिख लेते हैं, t की पावर -2b। अब हमने क्या करना है, इसको अगर आपका दिल करे तो स्क्वायर ब्रैकेट्स में भी लिख लें। असल में हमने सबकी पावर को ओपन करके आपस में मल्टीप्लाई कर दिया। अब हमने क्या करना है, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड पे जो पावर्स हैं उनको इक्वेट करना है, यानी कंपेयरिंग द पावर्स ऑन बोथ साइड्स। दोनों तरफ की पावर्स को कंपेयर कर लिए। कंपैरिजन पे हमें कुछ इक्वेशंस मिलेंगी। एक इक्वेशन तो हमें मिलेगी, देखें लेफ्ट हैंड साइड पे आपको m नजर आ रहा है, नहीं नजर आ रहा, इसका मतलब है लेफ्ट हैंड साइड पे m की पावर 0 हुई ना, फिर लेफ्ट हैंड साइड पे यहां m की पावर 0 हुई। तो अगर आप m वाली पावर्स को कंपेयर करें तो हम लिख सकते हैं m की पावर इधर 0 है और उधर m की पावर क्या है, a प्लस b। एक इक्वेशन आपके पास ये आ गई। इसी तरह लेफ्ट हैंड साइड पे l की पावर 1 है और राइट हैंड साइड पे l की पावर -3a -b है। इसका मतलब है -3a -b किसके इक्वल आ गया, 1 के इक्वल आ गया। ये दूसरी इक्वेशन बन गई। इसी तरह थर्ड इक्वेशन में लेफ्ट हैंड साइड पे t की पावर -1 है और राइट हैंड साइड पे t की पावर -2b है, तो हम लिख सकते हैं -2b इज इक्वल टू -1। ये वाली इक्वेशन सबसे ज्यादा सिंप्लीफाइड हमें लग रही है, वो इस तरह कि अगर मैं नेगेटिव साइन को नेगेटिव साइन से कैंसिल कर दूं और 2 यहां मल्टीप्लाई हो रहा है, राइट हैंड साइड पे 2 डिवाइड होगा तो उधर जाके ये 1/2 बन जाएगा। तो ये मेरे पास b की वैल्यू आ गई। अब b की वैल्यू को अगर मैं फर्स्ट इक्वेशन में पुट करूं, इन इक्वेशंस को मैं कोई नाम दे देता हूं, वैसे इक्वेशन 1 तो हम पहले एक नाम दे चुके हैं, तो लेट दिस इज इक्वेशन नंबर 2, दिस इज इक्वेशन नंबर 3 एंड दिस इज इक्वेशन नंबर 4। इक्वेशन 4 से आपने b की वैल्यू निकाली,
इसे इक्वेशन 5 कह दें। इस B की वैल्यू को हमने पुट किया इक्वेशन नंबर 2 में, तो आप देखें इक्वेशन 2 में आपको A प्लस B कितना है 1/2। ये किसके इक्वल आ रहा है 0 के इक्वल आ रहा है, तो फिर A किसके इक्वल आ गया -1/2 के। तो आपको A की वैल्यू भी पता चल गई। यही दो वैल्यूज तो हमें चाहिए थी, हमें और क्या चाहिए। इसे मैं इक्वेशन 6 कह देता हूं। इक्वेशन 3 में वैल्यूज को पुट करने की जरूरत ही नहीं पड़ी, हमें वैसे ही इक्वेशन 5 और 6 की शक्ल में A और B की वैल्यूज पता चल गई। इनको मैं बॉक्स में भी लिख देता हूं, ताकि बॉक्स में लिखने का ये फायदा होता है कि फ्यूचर में आप इनको जब मर्जी यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो ये दो वैल्यूज आ गई। अब हमने कुछ भी नहीं करना, सिर्फ और सिर्फ इनको फाइनल इक्वेशन 1 में पुट करना है, तो आपका आंसर आ जाएगा। इक्वेशन 1 में पुट किया, इक्वेशन 1 क्या थी, V इज इक्वल टू कांस्टेंट मल्टीप्लाइड बाय रो की पावर A। अब A क्या था -1/2 और E की पावर क्या था B, और B क्या है +1/2। अब -1/2 पावर को हम नीचे ले जा सकते हैं, तो नीचे जाएगी तो ये पॉजिटिव हो जाएगी, कांस्टेंट वैसे का वैसा, ऊपर E की पावर +1/2 और नीचे रो की पावर 1/2, नीचे जाके वो भी पॉजिटिव हो गई। ठीक है, अब इनको आप इकट्ठा भी कर सकते हैं, इकट्ठा करें तो ये 1/2 होल पावर हो जाएगी, और 1/2 पावर का मतलब होता है स्क्वायर रूट। तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं, कांस्टेंट मल्टीप्लाइड बाय स्क्वायर रूट E डिवाइडेड बाय रो। ये हमारे पास वेलोसिटी का फाइनल फॉर्मूला आ गया जो हमें रिक्वायर्ड था। सो दिस इज फाइनल आंसर। ये था न्यूमेरिकल नंबर 8। अब हम मूव करते हैं अपने नेक्स्ट न्यूमेरिकल 9 की तरफ। जी, तो नेक्स्ट न्यूमेरिकल 1.9 है, जिसमें वो कह रहा है शो दैट द फेमस आइंस्टाइन्स इक्वेशन E इज इक्वल टू mc स्क्वायर इज डायमेंशनली कंसिस्टेंट। डायमेंशनली कंसिस्टेंट का भी वही मतलब है कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड पे जितनी भी टर्म्स है उनकी डायमेंशन सेम होनी चाहिए। यही चीज़ हमने यहाँ भी प्रूव करनी है। तो सबसे पहले तो आपके पास E इज इक्वल टू mc स्क्वायर, ये हम जानते भी हैं। We have to show that the above equation is dimensionally consistent। आगे सेम वही चीज लिखी हुई है जो मैंने आपको पहले बताई थी। अब यहां पर हम इसको कर लेते हैं सॉल्यूशन में। सबसे पहले तो मैं लिखूंगा E इज इक्वल टू mc स्क्वायर, ये मैंने एज इट इज लिख लिया। अब यहां पर हम लिखेंगे, पहले मैं लेफ्ट हैंड साइड लिख लेता हूं, या यहां पे हम लिख लेते हैं डायमेंशंस ऑफ लेफ्ट हैंड साइड, डायमेंशंस ऑफ लेफ्ट हैंड साइड यानी E डायमेंशंस। अब E की डायमेंशन निकालनी है। मैंने आपको एक पहले भी मेथड बताया था कि अगर डायमेंशन डायरेक्टली याद ना आए तो आप बेस यूनिट्स निकाल के फिर डायमेंशन बना लिया करें। तो यहां भी मैं ऐसा ही करवा देता हूं आपको। देखिए, हम जानते हैं एनर्जी या वर्क दोनों के यूनिट सेम होते हैं, ऐसा यूनिट जूल होते हैं। तो अगर मैं एनर्जी की डायमेंशन निकालना चाहता हूं, यानी एनर्जी के बेस यूनिट्स निकालना चाहता हूं, तो इसका मतलब है मैं वर्क के बेस यूनिट्स निकाल लूं तो वही एनर्जी के भी बेस यूनिट्स होंगे। तो इसलिए वर्क का बेसिक फॉर्मूला मैं यहां पे लिख रहा हूं, W इज इक्वल टू FD। ठीक है, अब फोर्स के बेस यूनिट्स क्या होते हैं, किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और इसको आप मल्टीप्लाई कर देंगे डिस्टेंस के यूनिट यानी मीटर के साथ, तो इस तरह से ये बन जाएगा किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर। मीटर मीटर के साथ मल्टीप्लाई होके मीटर स्क्वायर बना दिया। तो ये आपके पास वर्क के क्या आ गए, बेस यूनिट्स, बेस यूनिट्स आ गए। ठीक, तो एनर्जी के बेस यूनिट्स भी यही होंगे, तो फिर एनर्जी की डायमेंशंस क्या होंगी, डायमेंशंस ऑफ एनर्जी क्या होगा,
देखिए किलोग्राम है, किलोग्राम की जगह मास की डायमेंशन m आ जाएगी। मीटर स्क्वायर है, यहाँ लेंथ का स्क्वायर आ जाएगा यानी l स्क्वायर। सेकंड की पावर -2 है तो यहाँ पे t की पावर -2 आ जाएगा। तो इस तरह से ये लेफ्ट हैंड साइड की हमने डायमेंशंस लिख ली, इसे मैं इक्वेशन 1 कह देता हूँ। अब राइट हैंड साइड की डायमेंशन भी आप लिख लें। डायमेंशंस ऑफ राइट हैंड साइड, राइट हैंड साइड में क्या था, m और c स्क्वायर, इन दोनों को आप ब्रैकेट्स में लिख लें। m तो मैस है, उसकी डायमेंशन कैपिटल M ही आएगी, और c जो है ये बेसिकली स्पीड ऑफ लाइट है, और स्पीड ऑफ लाइट यानी स्पीड की डायमेंशन क्या होती है, LT इनवर्स, ये हम पहले कर चुके हैं। तो LT इनवर्स का स्क्वायर भी आएगा क्योंकि यहाँ c का स्क्वायर था। अब इसको सिंप्लीफाई करने पे m तो वैसे ही है, l का स्क्वायर हो जाएगा, और t की पावर पहले -1 थी, इसका स्क्वायर लेंगे तो -2 हो जाएगी। स्क्वायर ब्रैकेट्स में आपने इनको लिख दिया। सो इक्वेशन 1 और 2 से ये साबित हो गया कि दोनों की डायमेंशन सेम है। तो नीचे वही सेंटेंस आप लिख सकते हैं, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 प्रूव हो गया, इट इज प्रूव दैट E is equal to mc square is dimensionally consistent। ये आपका आंसर हो गया। ओके, अब हम मूव करते हैं अपने नेक्स्ट न्यूमेरिकल की तरफ। नेक्स्ट न्यूमेरिकल 1.10। 1.10 न्यूमेरिकल में वो क्या कर रहा है, अच्छा ये जो है ना ये अगली वीडियो में करेंगे, इसमें सिर्फ इतना ही रखें जी। न्यूमेरिकल नंबर 10 में वो कह रहा है, सपोज वी आर टोल्ड दैट एक्सेलरेशन ऑफ अ पार्टिकल मूविंग इन अ सर्कल ऑफ रेडियस r विद यूनिफॉर्म स्पीड v इज प्रोपोर्शनल टू सम पावर ऑफ r से Rn। रेडियस की किसी पावर पे डिपेंड कर रहा है एक्सेलरेशन यानी r की पावर n, एंड सम पावर ऑफ v से vm, और वेलोसिटी की भी किसी पावर पे डिपेंड कर रहा है। वो कह रहे हैं डिटरमिन द पावर्स ऑफ r एंड v, यानी हमने r की पावर n यानी n की वैल्यू निकालनी है, और v की पावर m यानी m की वैल्यू भी निकालनी है। इसके लिए हम डायमेंशंस वाला मेथड ही यूज करेंगे। एक्सेलरेशन a इज प्रोपोर्शनल टू rn vm, ये उसने क्वेश्चन में बताया है। फिर जब प्रोपोर्शनैलिटी को हम खत्म करते हैं तो हम जारी बात है कांस्टेंट लिखते हैं, और कांस्टेंट जब हम लिखते हैं तो प्रोपोर्शनैलिटी की जगह इक्वालिटी आ जाता है। यहाँ पे इक्वालिटी आ गया, कांस्टेंट इंटू Rn इंटू Vm। अब हम सेम उसी मेथड से जैसे इससे पहले एक न्यूमेरिकल में हमने डायमेंशनल एनालिसिस यूज किया, सेम उसी तरह हम यहाँ भी करेंगे। लेफ्ट हैंड साइड पे एक्सेलरेशन की डायमेंशन लिखे, एक्सेलरेशन की डायमेंशन होती है LT की पावर -2। राइट हैंड साइड पे कांस्टेंट एज इट इज आ गया, R रेडियस था और इसकी डायमेंशन लेंथ वाली होगी, तो यहाँ पे L आ जाएगा, L की पावर n, और V वेलोसिटी, वेलोसिटी की डायमेंशन होती है LT इनवर्स, तो यहाँ पे LT इनवर्स इसकी डायमेंशन आ जाएगी m। तो L की डायमेंशन n है, सॉरी L की पावर n है, और LT इनवर्स की जो होल पावर है वो m है। अब इन पावर्स को भी मैं अलग अलग करके यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ। देखें यहाँ पे तो L की पावर n है और आगे L की पावर m है। इसी तरह T की जो पावर है वो अंदर -1 है और बाहर m भी है, तो जब m -1 से मल्टीप्लाई होगा तो -m आ जाएगा यहाँ पे। लेफ्ट हैंड साइड पे LT -2 एज इट इज चल रहा है। एक स्टेप और सॉल्व कर लेते हैं। L की पावर m प्लस n हो गया,
क्योंकि दोनों की पावर्स ऐड हो जाएगी, दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं, और t की पावर -m, और लेफ्ट हैंड साइड पे एज इट इज। ये आपने लिख लिया। अब जैसे पहले न्यूमेरिकल में, इससे पिछले न्यूमेरिकल्स में हमने किया था, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड के डायमेंशंस को कंपेयर कर ले। कंपेयरिंग डायमेंशंस, तो आपके पास L की लेफ्ट हैंड साइड पे जो पावर है वो 1 है, और राइट हैंड साइड पे L की पावर आ रही है m + n। एक इक्वेशन बन गई। इसी तरह लेफ्ट हैंड साइड पे t की पावर -2 है, और राइट हैंड साइड पे t की पावर -m है। तो ये आपके पास दूसरी इक्वेशन आ गई। यहां से अगर आप माइनस को माइनस से कैंसिल करें तो m की वैल्यू आपके पास 2 आ जाती है। ये जो m की वैल्यू है, इसे इससे पहली इक्वेशन में हम पुट कर सकते हैं। जरा देखें, ये वाली जो इक्वेशन है, इसमें m को इस तरफ ले आए तो n की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 1 - m। अब m कितना था, 2 के इक्वल था ना, तो m की जगह 2 पुट कर दिया, तो आपके पास 1 में से 2 माइनस किया तो -1 आपका आंसर आ जाएगा। सो n की वैल्यू आपके पास -1 आ गई। यही दो आपके आंसर है। उम्मीद करता हूं कि इस न्यूमेरिकल की भी आपको बहुत अच्छी समझ आ गई होगी। अगले लेक्चर तक अपना ख्याल रखें, मुझे अपनी दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।